गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज के हम इस कालांश में हमारा जो कविता है पूरक पठन के रूप में, कौन सी कविता आपको याद हुई होगी? निसर्ग वैभव। आज हम निसर्ग वैभव कविता का भाग 3 देखेंगे। इसके रचनाकार हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। ये हमारे पास सुंदर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से किया है। इसके भाग 1 और भाग 2 में हमने देखा था। अब भाग 3 में हम देखेंगे कि किस प्रकार कवि हमें बताना चाहते हैं कि इस प्रकृति जगत में जो सुंदरता बिखरी हुई है, तो हम मनुष्यों को भी उसका विश्लेषण और संश्लेषण कर लेना चाहिए कि हमें भी खुश रहना चाहिए। किस प्रकार पर्वत पे रहने वाले जो वन जीव हैं, पशु पक्षी हैं, किस प्रकार वो खुश हैं। हमें भी खुश रहना है। क्यों मानव दुखी है? हे मनुष्य, तू क्यों दुखी है? तुम्हें भी इसका विश्लेषण और संश्लेषण करना है। तुम्हें भी खुशी का अनुभव करना है। चलो देखते हैं अंतिम भाग। हमने पहले भाग में क्या देखा था? कितनी सुंदरता बिखरी से लेकर रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल। दूसरे भाग में हमने क्या देखा था? लेटी नीली छायाएं, यहाँ से लेकर हमने परिचित मरकत आंगन में, यहाँ तक देखा था। और आज अंतिम वाले भाग में कहाँ से कहाँ तक देखेंगे? ये 2 परिचित। क्या अब कवि जब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि खग चखते फल, कुतर रही गिलहरियां कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। कवि कहते हैं कि जो गिलहरियां हैं वो क्या कर रही हैं? कोपलें कुतर रही हैं। वन पशु सब प्रसन्न लग रहे हैं। खग हैं, पक्षी जो हैं वह फल चख रहे हैं। परिचित मरकत आंगन में, ये जो धरती का आंगन है वो किसके समान है? मरकत। मरकत का अर्थ क्या बताया गया था? पन्ना। एक पन्ने के समान है। पन्ना मतलब बुक का पन्ना नहीं, एक देखा जाए तो एक प्रकार का डायमंड का ही प्रकार होता है पन्ना, हीरा पन्ना। तो इतना सुंदर रूप है। तो कवि कहते हैं, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विष्णु जीवन मन का संघर्ष। मतलब अगर इस वक्त अगर मुझे ईश्वर याद आता है तो मैं यह बोलूं कि जड़ जग, जो ये जड़ जग है, पशु पक्षियों का ये जड़, और हमें चेतन जग बताया गया है हम मनुष्यों को, तो उस जड़ जग जब इतना सुंदर है, जब पेड़ पौधे हवा प्रकृति इतनी सुंदरता बिखरी हुई है, इतना सुंदर है, तो हम चेतन जग में क्यों प्रतिदिन हम संघर्षण विष्णु मतलब एक दूसरे से परेशान है? क्यों ऐसा? आगे, मनुज प्रकृति का करता फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर। भगवान ने हम मनुष्य को जो बनाया, प्रतिनिधि बनाया है, हमें सबसे मनुष्य रूप में जन्म दिया है, सबसे बड़ा उपहार है हमारे लिए। ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, अपनी छोटी छोटी अहंकार, अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही वो सीमित और केंद्रित है। छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। अब इसका अर्थ हम देखते हैं। ये लास्ट की 2 परिच्छेद का अर्थ बहुत सुंदर है। चलो बढ़ते हैं। क्या कहा है? स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विष्णु जीवन मन का संघर्ष। कवि कहते हैं, पर्वत जीवन पर बिखरी हुई प्राकृतिक सुषमा सुंदरता का आनंद लूटते समय कवि को सहज ही एक बात याद आ जाती है, वह यह कि जड़ जीवन यानी प्रकृति, जड़ जीवन मतलब प्रकृति, यानी प्रकृति में अपार सौंदर्य भरा पड़ा है, पर मानव जीवन में दुख का भाव क्यों है? उसका मन विषणता से भरा क्यों है? परेशानी कठिनाई दुख से भरा पड़ा क्यों है? आगे की पंक्तियां का अर्थ, मनुज प्रकृति का करना फिर नौ विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। अतः कवि मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुज,
कि उसे प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। क्या करनी है? प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। मनुष्य को प्रकृति का संश्लेषण विश्लेषण करना चाहिए। देखा जाए तो मनुष्य ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि है, फिर भी उसका जीवन अभिशापित है। शायद इसीलिए क्यों कि उसे शुद्र अहंकार रूपी भावना ने दिन रात घेरा हुआ है। उसके मन में जो अहंकार की भावना है वही उसे घेरे हुई है, जिसके कारण उसको अपना जीवन अभिशापित और दुखी लगता है। इसी कारण वह विश्व चेतना से दूर चला गया है और वह अकेला पड़ गया है। कवि यहाँ कहते हैं हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार प्रकृति में जो जड़ है, वो जड़ चीज़ें हैं, वो इतनी सुंदर हैं, इतनी खुश हैं। तो हम मनुष्यों को भी क्या करना है? इनसे कुछ न कुछ अनुभूति और एहसास को हमें सीखना है, तभी तो हम इसकी तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित होंगे। तो बच्चों, ये कविता का अर्थ यहाँ पर समाप्त होता है। अब इस परिच्छेद से संबंधित जो हमारे कठिन शब्द हैं, विश्लेषण, चिंतित, संघर्षण, स्पर्धा, मनुष्य, विश्लेषण करना, पृथक करना, संश्लेषण करना, मिलाना, अभिशापित का अर्थ होता है जिसे अभिशाप मिला हो, शूद्र मतलब तुच्छ, अहंता का अर्थ होता है अहंकार। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि विश्लेषण और संश्लेषण कर लेना चाहिए। विश्लेषण और संश्लेषण मतलब कि हमें उसे पृथक और अलग मिला लेना, जो गलत चीज़ें उसे हमें अपने से दूर कर देनी चाहिए। और संश्लेषण करना मतलब उसे मिला, खुशियों को हमें आपस में मिला लेना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न, जोड़ियाँ बनाइए। विशेषण, शूद्र, मनुज, विश्व। अब इसका देखिए, पहले का क्या होगा? हमें चेतना का जगाना है। शूद्र का क्या आएगा? अहंता। मनुज प्रकृति, विश्व जीवन। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। यह भी हमने बहुत पहले किया है। अब जैसे आपके सामने है, मानव मन निश्चित, अभिशापित हो उसका जीवन, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, विष्णु जीवन मन का संघर्षण। इससे संबंधित अगर हम देखें, कविता पढ़ेंगे तो हमें तुरंत कविता की पंक्तियों को क्रमानुसार लिखने आ जाएगा। पहला क्या आएगा? विष्णु जीवन का संघर्षण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, मानव मन निश्चित। ठीक है, अब बच्चों इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किस प्रकार? कवि को क्या याद आता है? कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन अभिशापित क्यों हो गया है? तो कवि को क्या याद आता है? जड़ संसार इतना सुंदर है, मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष क्यों छाया रहता है? और दूसरे प्रश्न का उत्तर, मनुष्य अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित व स्वकेंद्रित हो गया है। बच्चों, ये प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के रखने हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कविता द्वारा प्राप्त संदेश। बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर आपको जरूर आता है। तो हमें कविता से क्या संदेश मिला? हमने कविता से क्या सीखा? कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है, संघर्षरत रहता है। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, कल्पना और तर्क शक्ति दी है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के प्रयोग से कंदराओं और जंगलों में रहने वाला मनुष्य आज न केवल चांद पर पहुंच गया है, बल्कि मंगल ग्रह पर भी बसने की तैयारी कर रहा है। ऐसा मनुष्य क्यों दुखी है? मनुष्य को अपनी स्वकेंद्रिता तथा अपना अहंकार छोड़कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनानी चाहिए। ये रहा। अब इससे संबंधित एक प्रश्न और, पर्वतों में प्राकृतिक सुषमा विषय पर अपने विचार। मतलब पर्वतों में पाई जाने सुंदरता। पर्वतीय प्रदेश प्राकृतिक सुषमा का भंडार है। जिधर भी दृष्टि जाती है बस देखते रहने का मन करता है। कहीं वादियां हैं तो कहीं गहरी घाटियां हैं, कहीं धरती की प्यास बुझाने वाले ऊंचाई से गिरते झरने दिखाई देते हैं, तो कहीं कलकल बहती नदियां हैं। कभी बादलों के टुकड़े हरी भरी वादियों में उतरकर अटखेलियां करते हैं, कहीं हरे भरे घरे जंगल हैं। आसमान से बातें करते ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। उन जंगलों में कोयल की मीठी कूक गूंजती रहती है। वन्य जीवों का वैभवपूर्ण संसार होता है।
जहाँ उन्हें मनुष्य की क्रूरता का सामना नहीं करना पड़ता। भांति भांति के फूलों पर मंडराती तितलियां हैं, गुंजार करते मधुकर अलग ही समा बांधे रखते हैं। चारों ओर हरियाली का साम्राज्य होता है, प्रदूषण रहित वातावरण होता है। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है कभी कभी कक्षा 10वीं में भी आपको पूछ लिया जाता है कि पर्वतों में प्राकृतिक सुषमा विषय पर अपने विचार लिखिए। अब अगला, उषाकालीन सौंदर्य विषय पर अपने विचार। उषाकालीन सुबह का जो सौंदर्य होता है उसके बारे में अपने विचार। तो हम अपने मन से अपना सोमत लिख सकते हैं। फिर भी आपके सामने इसका उत्तर इस प्रकार है। उषा काल अर्थात सूर्योदय से पूर्व का समय। उषा का सौंदर्य अद्वितीय होता है। आकाश में पूर्व दिशा में लालिमा धीरे धीरे बढ़ती है। रात भर आकाश में चमचमाते तारे धीरे धीरे धूमिल होने लगते हैं। वातावरण में हल्का गीलापन होता है। गगन में अलग अलग स्थान पर अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। बच्चों, देखा है कभी कभी सुबह, एकदम सुबह का वातावरण, कभी लाल, कभी पीला, कभी ऑरेंजेस, अलग अलग रंग दिखाई पड़ता है। कहीं मटमैला, कहीं हल्का नीला, कहीं सुनहरा, कहीं लाल। वातावरण में पक्षियों की चहचहाट सुनाई पड़ने लगती है। कलियां चटक कर खिलने लगती हैं। फूल मुस्कुराने लगते हैं। गांवों में किसान अपना हल और बैल लेकर खेतों की ओर चल पड़ते हैं। बैलों के गले में बंधी घंटियों का स्वर कानों को अच्छा लगता है। तो बच्चों, इस प्रकार इसका स्वमत हुआ, अपना विचार हुआ। तो इस प्रकार हम अपना सुंदर तरीके से अपने विचार को प्रकट करके लिख सकते हैं। तो आज हमारा जो पोयम था पूरक पठन के रूप में निसर्ग वैभव, बच्चों आज हम यहाँ पर उसे समाप्त करते हैं। आज हमारी कविता पूरी होती है। अगले कालांश में फिर मिलेंगे।